एक जो आम बात पाई जाती है कि शायद गदूद बढ़ गया तो अब मुझे इलाज की ज़रूरत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। काफ़ी बढ़ा हुआ गदूद भी ज़रूरी नहीं है कि अलामात प्रोड्यूस करे। लोग कहते हैं फ़ौरन ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं है। जब भी इस तरह होता है तो हम पहले पेशेंट को असेस करते हैं एंड अगर असेसमेंट पे इसकी ना बादरसम लाइफ स्कोर भी देखते हैं हम कि ये जो अलामात हैं पेशेंट को कितना बादरसम कर रही हैं, उनको कितनी रुकावट, कितनी तकलीफ हो रही है इन पासिंग हिज लाइफ एंड रूटीन जो हमारा वर्क होता है उस पर कितना इफेक्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रोस्टेट कैंसर है या एक जो बेनाइन डिजीज़ है, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें दोनों। प्रोस्टेट कैंसर इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़। सही। अमेरिका में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इसकी सर्विलेंस भी होती है। जैसे CA ब्रेस्ट के लिए हम आगाही मुहिम भी चलाते हैं और उसको सर्विलेंस पीरियडिकली हम एडवाइस भी करते हैं कि साल मरतबा CA ब्रेस्ट वाली ख़वातीन ऐसी जो है 35 ईयर्स के बाद, तो वहाँ पे ये एक टेस्ट होता है सीरम PSA लेवल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक सर्विलेंस वाला टेस्ट है, हम ये करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या फिजिकल मुआयना गदूद का करवाते हैं। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ बलोच साहब हमारे साथ मौजूद। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब। ये प्रोस्टेट ग्लैंड या इनलार्ज प्रोस्टेट होता क्या है और इसकी अलामात क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच टेकिंग मी ऑन द बोर्ड। प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे आपने इंट्रो दिया, अजीम ने प्रॉपरली बताया कि ये एक मर्दाना गदूद होता है जिसमें ये सारे मर्दों में पाया जाता है और जैसे हमारी एनाटमी जिसमें जो दूसरी चीज़ें मौजूद हैं इस तरह से ये ग्लैंड भी मौजूद है जिसका फंक्शन सेक्सुअल लाइफ में हेल्प करता है और साथ में इसकी अलामात या ये जब बढ़ता है तो आफ्टर द एज ऑफ 50-55 के बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक। तो इससे यंगर एज में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता नहीं है, इसमें कुछ और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि ये एक गदूद है और इसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, दैट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टू द मेल सेगमेंट जो हमारे मर्द होते हैं उनमें ज़रूरी होता है। जहाँ तक इसकी अलामात आपने पूछी, जब ये प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो ये इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर मरीज़ में इसकी कोई अलामात पाई जाए। सही। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास पेशाब की अलामात से आता है आफ्टर द एज ऑफ 50, 55 और 60, तो हम उनको इंक्वायर करते हैं उनकी रूटीन यूरिनरी सिम्टम्स के बारे में। क्या उन पे कोई इफेक्ट आया या नहीं। सही। मिसाल की बात के पेशाब का बार बार आना, ठीक है, रात को नींद से पेशाब के लिए बार बार बेदार होना, पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब की धार का पतला हो जाना या एक सेटिस्फेक्शन लेवल ना आना आफ्टर पासिंग यूरिन के मैं डॉक्टर साहब देर तक बैठा रहता हूँ। सही। सो ये वो अलामात हैं जिनकी वजह से फर्स्ट हमारे पास प्रेजेंट करता है। उसके बाद हम पेशेंट को एग्जामिनेशन करते हैं एंड एग्जामिनेशन करने के बाद पेशेंट का हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। एग्जामिनेशन में हम उनका जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है वो भी करते हैं और वो सिम्टम्स असेस करते हैं या कोरिलेट करते हैं विद इन्वेस्टिगेशंस। तो एक जो आम बात पाई जाती है कि शायद गदूद बढ़ गया तो अब मुझे इलाज की ज़रूरत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। काफ़ी बढ़ा हुआ गदूद भी ज़रूरी नहीं है कि अलामात प्रोड्यूस करे। लोग कहते हैं फ़ौरन ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं है। जब भी इस तरह होता है तो हम पहले पेशेंट को असेस करते हैं एंड अगर असेसमेंट पे इसकी ना बादरसम लाइफ स्कोर भी देखते हैं हम कि ये जो अलामात हैं पेशेंट को कितना बादरसम कर रही हैं, उनको कितनी रुकावट, कितनी तकलीफ हो रही है इन पासिंग हिज लाइफ एंड रूटीन जो हमारा वर्क होता है उस पर कितना इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो दैट्स वाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डॉक्टर साहब ये जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं ये तो कई और अमराज में भी इसी तरह के सिमिलर काइंड ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं, तो ये सिम्टम कितनी देर तक और कितनी इसकी इंटेंसिटी रहे तो फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि ऐसा कुछ मसला है तो मुझे ऐसा टेस्ट कराना चाहिए? जी अजीम, वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली बिकॉज ये जो सिम्टम्स हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक प्रोस्टेट की वजह से हैं। जी। इसमें जो कॉमन चीज़ें और एक डायबिटीज़ है। जी। डायबिटीज़ में भी आपको पेशाब का बार बार आना और इतना जल्दी आता है कि आई एम अनएबल टू होल्ड इट। उसके बाद पथरी का हो जाना, स्टोन, जो दैट इज़ आल्सो वेरी कॉमन थिंग, वो हो जाए तो उसकी वजह से भी इस तरह होता है। तो दैट्स वाई हम पेशेंट को इन्वेस्टिगेट जब करते हैं तो हमें पता चलता है, उनकी हिस्ट्री जब लेते हैं कि आपको शुगर तो नहीं है, अगर शुगर है तो वो कंट्रोल्ड है या नहीं है। ठीक है। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड इज़ ए मेन एक इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम पहले ही पता चलता है कि क्या मरीज़ को इन अलामात जो हो रही हैं दैट
प्रोस्टेट की वजह से हैं सही। या किसी और वजह से। और डॉक्टर साहब ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि जब मतलब किस सिचुएशन में पेशेंट ये डिसाइड करे कि शुड आई गो फॉर द सर्जरी या वो नॉर्मली है? उसमें 3-4 बड़ी चीज़ें हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी मुस्तनद डॉक्टर को विज़िट किया, उन्होंने आपको मेडिसिन्स दी और मेडिसिन्स खाने के बावजूद आपकी अलामात बेहतर नहीं हो रही, ठीक, तो एक इंडिकेशन ये है। ठीक है। और दूसरी इंडिकेशन ये कि मेडिसिन खाने के बावजूद आपके कुछ पैरामीटर्स अभी वर्स हो रहे हैं। मिसाल की बात कि पेशेंट का रेजिडुअल वॉल्यूम या पेशाब करने के बाद मसाना का पूरा तरीके से खाली ना होना सही। वो बढ़ जाता है, या उसकी वजह से दोनों गुर्दों पे असर होना शुरू हो जाए, या उनकी वजह से गुर्दों के असर पे जब होता है तो क्रेटिनिन हमारा एक टेस्ट होता है, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट, अगर उस पर कोई इफेक्ट आता है, या एक इंडिकेशन ये भी है कि डॉक्टर साहब मैं रोज़ाना के बेसिस पे दवाई नहीं खाना चाहता या खा सकता, तो भी ये इंडिकेशन है कि आप इंटरवेंशन करें या उसको सर्जिकली रिमूव करवाएं। किस एज ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है? ये मैंने जैसे पहले शुरू में बताया कि ये बीमारी होती ओल्ड एज की है, आफ्टर द एज ऑफ 50, बट जो परसेंटेज है 50 to 55 में ओनली अबाउट 6 to 10% पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम अफेक्ट करता है। आफ्टर द एज ऑफ 55 to 60 इस तरह से परसेंटेज बढ़ती जाती है। और डॉक्टर साहब ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होती है? अच्छा, जेनेटिकली ट्रांसफ़र जिस तरफ आप जा रहे हैं, मेरा ख्याल है वो प्रोस्टेट कैंसर की तरफ जा रहे हैं जी। मैं उस पर ज़रूर रोशनी डालना चाहूँगा कि जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो दैट इज़ नॉट मैंडेटरी कि ये इसमें कैंसर ही होगा। सही। जो प्रोस्टेट कैंसर है या एक जो बेनाइन डिजीज़ है, ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें दोनों। प्रोस्टेट कैंसर इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कम है एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़। सही। अमेरिका में बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे इसकी सर्विलेंस भी होती है। जैसे CA ब्रेस्ट के लिए हम आगाही मुहिम भी चलाते हैं और उसको सर्विलेंस पीरियडिकली हम एडवाइस भी करते हैं कि साल मरतबा CA ब्रेस्ट वाली ख़वातीन ऐसी जो है 35 ईयर्स के बाद, तो वहाँ पे ये एक टेस्ट होता है सीरम PSA लेवल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक सर्विलेंस वाला टेस्ट है, हम ये करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन या फिजिकल मुआयना गदूद का करवाते हैं। वो होता है कि हम अर्ली पिक कर लें अगर कोई प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो रहा हो। तो जो कैंसर है हमारे पास चूंकि कम है तो इसीलिए सर्विलेंस वैसी स्टडीज़ नहीं है। ठीक है। हाउएवर पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेट ज़रूर करते हैं। और डॉक्टर साहब गदूद के बढ़ जाने से भी आप कह रहे हैं कि किडनीज भी इफेक्ट हो सकते हैं, क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ सकता है, ये भी होता है। तो ये बताइएगा कि इनके टेस्ट जो हैं वो आसानी से दस्तयाब हैं, महंगा इलाज है? सर नहीं, महंगा बिल्कुल भी नहीं है, ये आसानी से टेस्ट कराए जा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड की आजकल फैसिलिटीज़ हमारे मुल्क में तो बहुत हर जगह पे, इवन छोटे से छोटे सेटअप छोटे से छोटे शहर में अवेलेबल है, तो वहाँ से हम पहला टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है जी। और वो कॉस्ट भी इतना नहीं है, कॉस्टली भी नहीं है, तो वहाँ से पहली पिक हो सकता है। मैं 2 दिन पहले एक पेशेंट की मैं ज़रूर जिक्र करूँगा, बेचारा ही विजिटेड विद रिपोर्ट जो उसके क्रेटिनिन है 12 है, मीन्स ही हैज़ लॉस्ट हिज बोथ किडनीज ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि उसका गदूद इतना बड़ा हुआ था, वो नेग्लिजेंट था, ही वॉज अवॉइडिंग टू विजिट अ डॉक्टर इवन। और उसके बच्चे मेरे पास लेके आए कि आप डॉक्टर साहब इसको देखें। मैंने कहा आप सिर्फ एक काम करें कि पेशाब की नाली लगवा लें, हो सकता है कि आपका ये क्रेटिनिन मज़ीद नीचे आ जाए। तो एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर हमारे पास पेशेंट टाइमली रिपोर्ट करे, हम सिर्फ जो फोली कैथेटर है, पेशाब की नाली है, अगर हम ये लगा देते हैं तो उनकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो रिलीव हो जाती है, जो वज़न गुर्दों पे पड़ रहा होता है वो भी रिलीव हो जाता है। तो ये एक रिवर्सिबल काज ऑफ रीनल फेलियर भी हो सकता है जिसको बचाया जा सकता है। कहा जाता है कि अगर आपको ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो जाती है या फिर ये ग्लैंड बढ़ जाता है तो मर्दों में भी बांझपन हो जाता है, तो ऐसा है? अच्छा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बांझपन का इस हवाले से इसका ताल्लुक नहीं है। ये कॉमन मिथ्स ज़रूर हैं और इसको लोग शायद डिस्कस करने से भी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोस्टेट एक नेचुरल सी चीज़ है, इसका बांझपन से इस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। जो भी मर्द होता है यूनक्स में नहीं होता, थर्ड जेंडर में प्रोस्टेट नहीं होता। हाउएवर जो मेल पार्टनर्स होते हैं, जो मेल हैं, उसमें प्रोस्टेट ज़रूर पाया जाता है। ठीक है। डॉक्टर आसिफ साहब, आप बता रहे हैं कि ये रिवर्सिबल है,
कोई उम्मीद की किरण हमारे नाजरीन के लिए? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। रिवर्सेबल मैंने कहा था कि अगर उसकी वजह से पैदा होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हैं, अगर हम जल्दी उनको ट्रीट किया जाए। अगर पेशेंट को अलामात हैं तो हम मेडिसिन्स देते हैं। मेडिसिन्स भी चूँकि रोज़ाना के डेली के बेसिस पे दी जाती हैं। कुछ मेडिसिन्स ऐसी भी होती हैं जिससे साइज़ ऑफ द प्रोस्टेट श्रिंक हो जाता है, कम हो जाता है। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए वो मेडिसिन्स हम एडवाइस करते हैं, तो उससे भी फ़ायदा हो सकता है। तो इससे घबराना हरगिज़ नहीं चाहिए और ज़रूर विज़िट करें, ज़रूर विज़िट करें। आफ्टर द एज ऑफ 55-60 आप एक दफ़ा साल में अगर आपको थोड़ी सी भी अलामात हैं तो आप विज़िट करके अपनी लैब्स करवा लें और अल्ट्रासाउंड करवा लें, उससे आप काफ़ी बेहतर गुजार सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।